हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं? बेटा आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लास 8th का। बेटा इस पूरे चैप्टर में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और उसके साथ साथ बेटा हम एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। सो लास्ट तक बेटा वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को बेटा लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी कीजिएगा। और उम्मीद दिलाते हैं बेटा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर को। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट our chapter. Now first, the agriculture is the base of all human activities. More than half of the world population is depend on agriculture. Two-thirds of the Indian population is engaged in agriculture. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ वास्ट एरिया, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, माइनिंग, पोल्ट्री फार्म्स एंड सो मेनी मोर्स। सो बेटा इसमें एग्रीकल्चर में देखा जाए तो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज इन्वॉल्व है। और यही नहीं, वर्ल्ड के साथ साथ में बेटा इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में इंगेज है। लगभग यहाँ 60 से 70% लोग आज भी एग्रीकल्चर करते हैं भारत में। इसलिए हम भारत को एक कृषि प्रधान देश भी बोलते हैं। Now next, various economic activities. Now the first, the primary activities. It includes extraction, production and provision of the raw materials like fishing, forestry, mining and quarrying. देखिए बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो रिलेटेड होती है एग्रीकल्चर से। तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी आल्सो नोन एज अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक एज अ फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है ना। तो दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मेन काम ये होता है बेटा कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए। नाउ द सेकंड इज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। Activities which are concerned with the processing of natural resources are called the secondary activities, like manufacturing activities एंड सो ऑन। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर आप समझिए बेटा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज इज इंक्लूड इन अ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो एक्टिविटी बेटा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, कुछ बनाया जाता हो, दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ थर्ड इज अ टर्शियरी। टर्शियरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी वो है बेटा जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है, ठीक है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। मीन्स ये तो बेटा टर्शियरी ना तो एग्रीकल्चर करती है, ना ही कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। ये केवल और केवल क्या करती है, बोथ सेक्टर की हेल्प करती है, मीन्स प्राइमरी की और सेकेंडरी की। इसलिए इसको बेटा सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लाइक एज अ पेंटिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन हो गया बेटा, इंटरनेट सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनि और आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है ना, और स्कूल हो गया। तो ये सब बेटा क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। द फार्मिंग ऑन लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चर। अब यहाँ से बेटा आपको डिफिनेशन मिल रही है एग्रीकल्चर की, कि फार्मिंग करना लैंड पर या क्रॉप्स उगाना, ठीक है ना, लैंड की फार्मिंग करना या फिर क्रॉप्स उगाना, ये क्या है बेटा, एग्रीकल्चर है। लैंड की फार्मिंग कैसे, जैसे कि माइनिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, है ना। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं। नाउ द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एगर मीन्स सॉयल एंड द कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। अगर देखा जाए बेटा तो एग्रीकल्चर दो वर्ड्स मिला है, एगर एंड कल्चर से। एगर मीन्स होता है बेटा सॉयल एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। दस एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ द एनिमल फॉर फूड, दिस इज द एग्रीकल्चर डिफिनीशन, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मतलब हुआ क्रॉप को ग्रो उगाना, जानवरों को पालना फॉर फूड के लिए, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स, अब देखिए एग्रीकल्चर में और क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनिमल रियरिंग एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है ना बेटा। इतना बड़ा एरिया, वास्ट एरिया हम इंक्लूड करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, अभी हमने बताया ही था, सिंस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्सेज। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ फार्मिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट इज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नाउ सेकंड इज अ कॉमर्शियल फार्मिंग। Students, before going type of farming, we know the type of agriculture. Now students, better this is the definition of agriculture. In agriculture, in a agri when we
इंक्लूड द कल्चर, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर। ऐसे बेटा अगर हम सेरी में प्लस कल्चर कर देते हो जाता है सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्कवार्म, ठीक है ना। जब सिल्कवार्म के लिए जब कीड़ों को पाला जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम बेटा सेरीकल्चर बोलते हैं। पिस्सीकल्चर में क्या होता है बेटा, मछली को पाला जाता है, ठीक है ना, फॉर द कमर्शियल यूज। विटीकल्चर में बेटा होता है ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होती है। एंड हॉर्टिकल्चर में बेटा फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, इसको हम बेटा हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बेटा ये है कि जैसे हम कोई एग्रीकल्चर करते हैं बेटा, तो उसमें हमको इनपुट की ज़रूरत होती है, फिर प्रोसेस की, और फिर आउटपुट की। जैसे तो इनपुट में हमारी बेटा मशीनरी आ जाती है, सीड्स आ जाते हैं, और हमारे फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स आ जाते हैं। प्रोसेस क्या होता है, फिर उन बीजों को हम सोइंग करते हैं, 3-4 महीने का टाइम लगता है। एंड आउटपुट में बेटा हमारा क्या आता है, वो क्रॉप्स बन के तैयार हो जाती है, तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फिजिकल इनपुट्स हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो देखिए सनशाइन हुआ, टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, सॉइल हुआ, और उसका आकार कैसा है, मतलब ढाल है या प्लेन एरिया है। उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी जाकर के एग्रीकल्चर कंप्लीट होती है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है टाइप ऑफ फार्मिंग। हमने पहले ही कहा था बेटा कि हम हर वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बुक में भी है और हमारे नोट्स में भी है, इसलिए आपका कोई भी पॉइंट कहीं से भी जाने नहीं पाएगा। सबसे बेस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। Subsistence farming, the agriculture activity which are to be done for feeding family, not for commercial purpose. This is the subsistence farming, ठीक है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है बेटा कि एक छोटी लैंड होती है, गरीब किसान होते हैं, या गांव घर में आपने देखा होगा कि सबके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं। तो जो भी उनके पास लैंड है बेटा, उसमें जो उगाते हैं केवल अपने परिवार के लिए उगा पाते हैं, या अपने ज़रूरतों के लिए, मतलब उनके पास इतना नहीं होता है कि वो मार्केट में बेचें। अब अगर 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो बेच रहे हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कॉमर्शियल पर्पज़ है, वो नीड के लिए ना। बेचना तब होता है बेटा जब ट्रकों में भर के ले जाके बेचें, ट्रैक्टर में भर के ले जाके बेचें, है ना, कई क्विंटल में, तब उसको हम बोलते हैं कमर्शियल में। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि जब वो किसान एग्रीकल्चर करे और अपने लिए केवल उत्पादन कर सके बेटा, तो उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। फर्स्ट है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम बेटा स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या क्या है। द फार्मर्स क्लियर द सिलेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एंड बर्न द रिमेन्स। दे मिक्स द एस विद सॉइल टू मेक इट्स मोर फर्टाइल। देखिए होता क्या है कि जंगल में किसी एक एरिया को बेटा सेलेक्ट करते हैं लोग, उसमें के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, जो पत्तियां बची होती है, बची हुई राख को बेटा सॉइल में मिला देते हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरी हो जाती है, फिर उसमें हम वो आदिवासी लोग, फॉरेस्ट मैन, उसमें क्या करते हैं, बीजों को उगा देते हैं। और जब वो तैयार हो जाता है तो बेटा उसको काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ऐसी प्रोसेस को कुछ साल तक एक ही एरिया में करते हैं, ठीक है ना। जब वो अनफर्टाइल हो जाती है तब वहाँ से मूव कर जाते हैं सेकंड एरिया में। सो बेटा वन प्लेस से जब वो सेकंड प्लेस पे मूव करते हैं, सो दिस इज द शिफ्टिंग, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है ना। उन्होंने शिफ्ट किया वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर। स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसका मतलब होता है काटना और जला देना। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने पेड़ पौधों को काटा और जला दिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन, इसका एक अदर नाम है बेटा झूम कल्टीवेशन, ठीक है ना। तो इसके 3 नेम्स हुए, शिफ्टिंग, स्लैश एंड बर्न एंड झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीव अच्छा देखिए इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इससे एनवायरनमेंट डिग्रेडेट होता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? सबसे पहली बात तो बेटा पेड़ों को काटा भी जाता है, काटने के बाद जलाया जाता है, तो उससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाभदायक होते हैं ज़मीन के लिए, वो खत्म हो जाते हैं। पेड़ काटा गया, ठीक है ना, तो वो सबसे बड़े एनवायरमेंटल को डिग्रेडेट किया। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसमें बेटा आप ये देख सकते हैं कि वो जो भी कुछ उगा रहे हैं अपने लिए उगा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बेटा सब्सिस्टेंस में इंक्लूड किया गया है। दूसरा है बेटा नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक में क्या होता है कि कुछ आपने देखा होगा, चरवाहे होते हैं जो जानवरों को ले जाते हैं, चराते हैं, ठीक है ना, घूमते रहते हैं उनके साथ में। सो दिस इज द नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है ना। तो अच्छा चराते क्यों हैं? क्योंकि उनको नीड होती है बेटा किसकी, वो बेटा चराते हैं फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स के लिए, ठीक है ना। और ये स्पेशली प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे डिजर्ट एरिया होता है या फिर पहाड़ी एरिया होता है, बहुत दूर तक वो लेके चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ लेह लद्दाख में हुआ, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हुआ, या फिर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सहारा डिजर्ट में हुआ, सेंट्रल एशिया और इंडिया का भी नाम उसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्म्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज। A lot of the capital is required for the purchasing seeds, fertilizer and irrigation facilities. Mostly 2 crops are grown in a year.
तो इंटेंसिव में क्या किया जाता है बेटा कि लैंड की साइज़ भले ही नॉर्मल हो बट उसमें हम साइंटिफिक तरीके से फसलों को उगाते हैं तो जिससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है ना? और हम अपने साथ-साथ हम उसको कॉमर्शियली भी यूज़ करते हैं, उसको हम मतलब बेचते भी हैं मार्केट में, ठीक है ना? उतनी ही लैंड में। देखिए पहले में क्या हुआ है कि ज़्यादातर जो होता है सिंपल टूल्स से और ज़्यादा कुछ उसमें फर्टिलाइज़र नहीं पड़ा, जो भी कुछ अवेलेबल था हरी खादें डाल करके उनसे प्रोडक्शन लिया गया। बस सेकंड में क्या है कि उतनी ही लैंड पर जब हम ट्रैक्टर चला करके खाद खाद डाल करके, ठीक है ना? अच्छे-अच्छे हाइब्रिड सीड का यूज़ करके तब हमको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हम खाने के साथ-साथ बेचते भी हैं मार्केट में। नेक्स्ट है बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि हम एग्रीकल्चर करेंगे फिर उसके बाद उसको हम मार्केट में भी सोल्ड करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए एक्सटेंसिव्स में आता है बेटा, तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड फॉर्म्स आर वेरी बिग एंड फुली मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि फुली तरीके से हम बेटा मशीनों का यूज़ करके और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं, ना कि अपने लिए मतलब थोड़ा बड़ा सब ले जाके हम टोटली मार्केट में बेचते हैं। तो इसमें एक ही टाइम पर जैसे कि आपने देखा होगा व्हीट का, मैज का, है ना? कॉमनली राइस का और भी आपने देखा होगा जैसे शुगर केन का हुआ, पोटैटो का हुआ, है ना? सब्जियों का खेती की जाती है, तो ये सब हमारे कॉमर्शियल में आते हैं। इसमें से एक है बेटा प्लांटिंग फार्मिंग, या इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है ना? लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर्स एंड मनी इज रिक्वायर्ड। प्लांटेशन आर द बाउंड्स फ्रॉम फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे कि प्लांटेशन फार्मिंग के बेटा आपको एग्जांपल समझने हैं, टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, शुगर केन हुआ, बनाना, कॉटन एक्सेट्रा, दीज आर द प्लांटेशन फार्मिंग। स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस में दिस इज द बनाना प्लांटेशन, राइस कल्टीवेशन हुआ बेटा, व्हीट हार्वेस्टिंग हुआ, है ना? बाजरा कल्टीवेशन हुआ। तो ये सब बेटा क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल हैं। Students, now we discuss about the mixed farming. When crops cultivation and animal rearing are practiced on the same farm, this is आपने बेटा देखा होगा कि मिक्स फार्मिंग में दोनों को मीन्स एनिमल को भी और क्रॉप ग्रोइंग को भी साथ में किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में बेटा हम देखते हैं वीट, बार्ले है, मैज है, दीज आर द, है ना, मिक्स फार्मिंग एग्जांपल्स। आपने गांव भी देखा होगा गेहूं के खेत में सरसों उगाई जाती है, ठीक है ना? तो ये सब क्या है बेटा, मिक्स फार्मिंग के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं एग्रीकल्चर पर। तो सबसे पहले उसमें है बेटा वेदर कंडीशंस ऑफ दैट एरिया। अगर उस वेदर कंडीशन कैसी है, अगर मान लीजिए वहाँ की वेदर कंडीशन हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको मॉडरेट चाहिए, ठीक है ना? नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन होनी चाहिए और बारिश अच्छी होनी चाहिए। साइज ऑफ एन एवरेज फार्म, है ना? खेती का क्या आकार है। अगर छोटे छोटे प्लान मतलब लैंड फार्म है तो हम ज़्यादा एक बढ़िया एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े हो गए तो हम ढंग से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर को। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, अब फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है ना? ये हमको ध्यान में रखना हो पड़ेगा, क्योंकि अगर फार्मर की कंडीशन बेटा ख़राब है तो वहाँ पर क्या है कि वो ढंग से खेती नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? दूसरा है टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल टेम्परेचर कैसा है। टोपोग्राफी मतलब होता है एरिया कैसा है, ऊबड़-खाबड़ है कि प्लेन एरिया है कि प्लेट्यू एरिया है, कैसा है, ठीक है ना? सॉइल वहाँ की क्या है, एलुवियल सॉइल होगी तो बहुत अच्छा है बेटा। अगर डिजर्ट सॉइल है, सैंडी सॉइल है तो वो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं मानी जाती है वो। टेम्परेचर हमने डिस्कस ही कर लिया। Now students we discuss types of crops. There are two main types of crops. First is a food crops. The food crops which provide us our basic food are called the food crops, ठीक है ना? वो जो हमको प्रोवाइड कराते हैं बेसिक फूड कहलाते हैं बेटा फूड क्रॉप। जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, मैज हुआ, मिलेट्स हुआ, ये हमारे फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है ना? और ये बेटा एग्रो एग्रीकल्चर के लिए बेटा क्या करते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि चिप्स इंडस्ट्रीज है तो उसमें पोटैटो कहाँ से लगेगा, कहाँ से मिलेगा बेटा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। आप मैगी खाते हैं, नूडल्स कोई खाते हैं, बिस्किट खाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है बेटा, एग्रीकल्चर से ही इनके सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं। अब इसमें से बेटा एक पहली आती है, दूसरी जो है क्रॉप्स वो बेटा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब हुआ कि ऐसी फसल बेटा जिनको हम बेचें तो उनको हमको डायरेक्ट पैसा मिलता है, ठीक है ना? जैसे बेटा टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गए, इनको बेचने से हमको पैसा मिलता है, ठीक है ना? देखो बेचने से तो सभी कुछ पैसा मिलता है, लेकिन स्पेशली इन जो फसल है जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, शुगर केन हुआ, तो इनको हम उगाते हैं इसलिए उगाते हैं कि इनको हम मार्केट में बेच देंगे तो हमको पैसा मिलेगा। हम स्पेशली इनको हम पैसे के लिए उगाते हैं। अब जैसे देखिए राइस हमने उगाया बेटा, तो हम राइस दो मीडियम के लिए उगाते हैं। हमारा दो लक्ष्य होता है, एक तो होता है कि अपने लिए बचा भी लेंगे और दूसरा हम मार्केट में बेच भी देंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर बेटा मान लीजिए हमने टी उगाया
तो अब कितनी मान लीजिए हमने 1 बीघे में उगाया बहुत सारी टी, तो अब कितना हम टी पिएँगे आप बताओ? हम सब पीने के लिए थोड़ी उगाएँगे उसको। नाउ नेक्स्ट है बेटा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप में देखिए द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक द क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. In absence of the certain condition, it may not be possible to produce a certain crop. So that different crops are grown in a different regions. लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स, मैज एंड पल्सेस. देखिए मेजर क्रॉप का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी फसल किस एरिया में होती है. जैसे अगर देखा जाए बेटा प्लेन्स एरिया में तो सारी सारी फसलें होती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो माउंटेन्स एरिया में होती हैं. अब माउंटेन्स एरिया की फसलें आपको बेटा प्लेन्स एरिया में नहीं मिलेंगी. तो कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं बेटा, जैसे यूपी हुआ, पंजाब हुआ, ये स्पेशली ज़्यादा फेमस हैं तो व्हीट के लिए, राइस के लिए फेमस हैं, ठीक है ना. राइस के लिए आपको पश्चिम बंगाल फेमस है, और व्हीट के लिए यूपी है, पंजाब फेमस है, ठीक है ना. तो इस तरीके से हर फसलें हर जगह में नहीं होती है, स्पेशली किसी न किसी पार्ट में होती हैं, इसलिए उनको हम मेजर क्रॉप्स वहाँ के नाम से जानते हैं. ये यहाँ की मेजर क्रॉप्स है. नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. टू मेजर क्रॉप्स टू मेजर फाइबर क्रॉप्स आर द जूट एंड कॉटन. ठीक है ना. जूट एंड कॉटन बेटा क्या है, दोनों ये फाइबर क्रॉप्स हैं. अब जैसे हम बात करते हैं अगर जूट की, तो जूट ग्रो वेल ऑन द एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर. जूट को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए और एलुवियल सॉइल होना चाहिए. मतलब जो सॉइल आपकी यूपी में पाई जाती है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ऐसी सॉइल होनी चाहिए. हैवी रेनफॉल होनी चाहिए बेटा और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. इसीलिए हम जूट को बेटा गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. सेकंड है बेटा कॉटन. कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनलाइट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ. और कॉटन के लिए बेटा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हल्की बारिश होनी चाहिए और तेज़ धूप भी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है. और हम आइए डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज को. टिक द करेक्ट. हॉर्टिकल्चर मीन्स, तो हमने बेटा अभी पढ़ाया ही था. हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट है बेटा गोल्डन फाइबर्स रिफर टू द, तो आंसर होगा आपका बेटा जूट. लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज ब्राज़ील. तो बेटा इस तरीके से हमने आपकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया है. सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आप फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए. और बेटा अगर आपको जो भी चीज़ समझना हो या ना समझ में आया हो या कोई और को वीडियो चाहिए, सो बेटा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे. तब तक के मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में. बाय, हैव अ ग्रेट डे.